हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे प्यारे रसगुल्लों और स्वीट बर्फियों। क्योंकि गर्ल शिकायत करती है कि सर आप लड़कों को रसगुल्ला बोलते हो, हम लोग क्या है तो भाई आप लोग बर्फी हो। अब ठीक है ना बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स वाले टॉपिक हैं। भाई जो आपको बोर्ड एग्जाम में पहले टारगेट करना है, जैसे ही आपके पास पेपर आएगा कि भैया सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन पर धावा बोलना है। तो आज के इस वीडियो में भैया हम बात कर लें साहित्यिक परिचय, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा। क्योंकि गद्य से भी आपका पूछा जाएगा और काव्य से भी पूछा जाएगा। तो हम दोनों के आज देखने वाले हैं, दो साहित्यिक परिचय देखेंगे एकदम सरल तरीके से। और उसके अलावा भैया कहानी को भी समझेंगे जो भी आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। फिर हम पत्र लेखन को समझेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भैया 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद निबंध लेखन को समझेंगे जो आपका 9 नंबर का। तो भैया इस तरह से अगर हम देखें 9 6 ये 15 हो गए, 5 20, ठीक है हो गया ना भैया। 9 6 ये 15, 5 20 और 10 30 नंबर का। तो 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन बबुआ आज के इस वीडियो से आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और ये 100 में 100% वाले टॉपिक हैं, इसलिए बच्चों इनको तो हर हाल में तैयार करना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं बबुआ हम साहित्यिक परिचय से। तो यहां पर जितने आपके महत्वपूर्ण भाई लेखक हैं और कवि हैं तो उनका देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का या रचनाओं का उल्लेख करना होगा। ठीक तो हम भैया सबसे पहले देखेंगे किस पर, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। देखिए अब आपको भैया इस तरह से हेडलाइंस हेडिंग बना लेना है बच्चों कॉपी के बीचों बीच। फिर हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। अब बहुत सारे बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, सर क्या हमको जीवन परिचय लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखना पड़ेगा बच्चों। भले ही साहित्यिक परिचय बोलता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख करना है, बट आपको बच्चों जीवन परिचय में भी लिखना होगा। जीवन परिचय में ज्यादा कुछ नहीं लिखता है भाई, इसमें लिखना आपको यह है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, माता और पिता का अगर नाम याद है तो वो लिख देना है। बाकी भैया यहाँ पर जैसे इनकी डिग्री वगैरह अगर कुछ भाई जहाँ से जिस विश्वविद्यालय से इन्होंने ये डिग्री लिया था अगर वो है तो ठीक, नहीं तो फिर इनका देहांत कब हो गया। तो इतना कुछ होता है जीवन परिचय में। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म है सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। एकदम फाइनल अब तैयार कर लेना है, अब आप इसमें झंझट मत पालिएगा कि हम बाद में देखेंगे। तो मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता कहाँ रहते थे? तो लखनऊ में रहते थे। ठीक, नवाबों के शहर में लखनऊ में रहते थे और इनका जो बचपन था वो भी लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी की भैया उपाधि प्राप्त की। इन्होंने संस्कृत, पाली, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहरा अध्ययन यानी गहन अध्ययन किया और हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति भाई 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इस तरीके से लिखना है, सुंदर से सुंदर शब्दों के मदद से। ऐसे नहीं कि भैया इस तारीख में ये मर गए, ठीक है, ऐसे नहीं। ये भाई लिखने में तो आपको खराब लगेगा ही, लेकिन भाई पढ़ने वाले को और भी ज्यादा खराब लगता है। तो हिंदी होता है, हिंदी को जितना सजा सको उतना करना है। ठीक, तो इस तरीके से लिखेंगे। चिर निद्रा में सो गया, हमेशा के लिए सो गया, दुनिया से अलविदा हो गए, इस तरह से लिखना है। ठीक, तो इतना कुछ आपको बच्चों जीवन परिचय में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा जीवन परिचय। अब उसके बाद बबुआ
साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? देखिए, अब साहित्यिक परिचय आप हेडिंग बनाएंगे। साहित्यिक परिचय सबसे प्रमुख होता है, यही आपका मेन होता है। ठीक है, साहित्यिक परिचय के आपके भैया मिलते हैं 3 नंबर और 2 नंबर कृतियों के मिलते हैं। इस तरह से टोटल 5 नंबर मिलते हैं। तो साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे बच्चों? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कविता लेखन में अपना साहित्य प्रारंभ किया। ये लखनऊ एवं मथुरा पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के ये संचालक और साथ ही राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना अध्ययन का विषय बनाया। मतलब जो पुरानी चीजें होती थी, यानी खोजबीन वाली, कि भैया यहाँ पर इस जगह जैसे है ना कि आप जैसे भाई जैसे उसके बाद हम बात कर लें कि जैसे आपका मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो उस टाइप की जो सभ्यताएं हैं उनमें से बहुत सारी पुरानी चीज़ें खोजी जाती हैं, बहुत सारी पुरानी मतलब ऐसे वही मूर्तियां निकलती हैं या अन्य चीज़ें, तो उसके बारे में जानकारी सब इकट्ठा करना वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। तो ये क्या थे भैया? साहित्य जीवन के साथ साथ पुरातत्व में भी इनका इंटरेस्ट था। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना क्या है विषय बना लिया। इनकी भाषा जो है वो शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज, जो देसी होता है, देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। ये गद्य लेखक तथा काव्य प्रेमी थे। मतलब गद्य के साथ साथ काव्य की भी इनकी रचनाएं हैं। अब इनकी प्रमुख कृतियां, भाई हेडिंग बनाएंगे कृतियां। ठीक, तो इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। पहला निबंध संग्रह। तो इनका निबंध कौन कौन सा है भैया? तो कल्प वृक्ष है, कल्प लता है, पृथ्वी पुत्र है, वेद विद्या है। फिर शोध इनका ग्रंथ क्या है? पाणिनि कालीन भारत है। और इनका संपादन क्या है? पद्मावत है और हर्षचरित। इस तरीके से लिखना है। अब मान लेते हैं बच्चों, जैसे आपको नहीं पता, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जी क्या इस तरह से लिखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं बच्चों। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसी कृतियां हेडिंग बनाइए। क्या बनाएंगे बबुआ? कृतियां। इस तरह से हेडिंग बनाइए और ऐसे नंबरिंग करके लिख दीजिए। भाई आपको जैसे याद है, ठीक, कल्प वृक्ष याद है इनकी रचना, लिख दीजिए। दूसरा भैया आपको कोई याद है इनकी, जैसे पृथ्वी पुत्र है तो पृथ्वी पुत्र लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इनकी तीसरी कोई रचना याद है आपको? पद्मावत है। ठीक, तो भैया इस तरह से आप जैसे पद्मावत लिख दीजिए ऐसे। फिर उसके बाद एक और रचना कोई याद हो तो भैया जिसे हर्षचरित। कम से कम 3 से 4 रचनाएं। तो आपको नहीं पता बच्चों कि कौन सा निबंध है, कौन सा कहानी है, कौन सा नाटक है, कौन सा उपन्यास है, कुछ मत करना प्यारे बच्चों। सीधा सीधा कृतियां हेडिंग बनाइएगा और आप नंबरिंग करके कम से कम 3 से 4 रचनाएं तो हर हाल में याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से कर देंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और इसके आपको पूरे 9 नंबर, मतलब पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, पूरा साहित्यिक परिचय। क्योंकि कृतियों में ही बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई निबंध हमको नहीं पता, कौन सा निबंध है, कौन सा नाटक है, कौन सा उपन्यास है। कुछ नहीं करना, कृतियां हेडिंग बनाइए, नंबरिंग करके कम से कम 3 से 4 रचनाएं, मिनिमम भैया 4 याद रखो। 4 रचनाएं याद है, लिख दो, फटाक से काम हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। भाई मान लेते हैं कि आपको वो चीज नहीं याद है, आप किसी और का लिखना चाहते हैं, तो हजारी प्रसाद, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखना है। भैया हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में हमने बताया ना, बस इतना याद करना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता का नाम अगर याद है तो वो चीज, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई वो चीज, और भैया उसके बाद फिर आप कुछ नहीं पता डायरेक्टली कब इनका देहांत हुआ वो लिख दीजिए। ठीक, तो जीवन परिचय में लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था।
कहां? बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था और जबकि माता जी का नाम क्या था? ज्योतिषमती देवी था। कहीं कहीं ज्योति कली देवी लिखा होता है, तो ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया और सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ये ज्योतिषाचार्य की पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा, अर्थात विभूषित किया या सम्मानित किया। और सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान उपासक हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गया, यानी हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा ले लिया। तो इस तरह से आपको बड़े सुंदर तरीके से बच्चों जीवन परिचय में इतना कुछ लिख देना है, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया भैया? चलिए अब आगे लिखेंगे बच्चों साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय ही प्रमुख होता है। साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे बच्चों? साहित्यिक परिचय में देखिए, साहित्यिक परिचय में वो होता है कि साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा, इन्होंने क्या कुछ किया हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी मतलब ये साहित्य के क्या थे? प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त भैया ये एक कुशल वक्ता और एक सफल अध्यापक भी थे, ठीक। ये बंगला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। इनकी रचनाओं में नवीनता तथा प्राचीनता दोनों का मेल होता था। इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का भी संपादन किया। आधुनिक युग के गद्यकारों ने मतलब जो आधुनिक युग के जितने भी गद्यकार हैं उनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो स्थान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। तो ये रहा साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान। अब इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? तो इनकी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं भैया, जैसे निबंध, क्योंकि यह लिखा गया, ये निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे, संपादक भी थे, उपन्यासकार भी थे। तो इनका निबंध कौन कौन सा है? अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व। उपन्यास इनका कौन कौन से है? तो भैया बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। इनकी आलोचना कौन कौन सी है? साहित्य सहचर, सूर्य साहित्य, कबीर, ठीक है। और इनका इतिहास कौन कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मान लेते हैं आपको नहीं पता, तो आप केवल भाई रचनाएं या कृतियां हेडिंग बनाइए, डायरेक्टली लिख दीजिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निम्नलिखित कृतियां हैं। पहला अशोक के फूल, दूसरा कुटज, तीसरा बाण भट्ट की आत्मकथा, चौथा पुनर्नवा। आपको 4 अभी और भी याद है और अच्छी बात है, 5 से 6 रचनाएं याद है। आप नंबरिंग करके कृतियां हेडिंग बनाओ, नंबरिंग करके लिख दो। इस तरीके से आपको पूरे नंबर श्योर हैं 100% डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों इनका साहित्यिक परिचय और कृतियां। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया? चलिए आगे चलते हैं। अब भैया जैसे अब हम आ जाएंगे काव्य में। तो काव्य के अंतर्गत काव्य साहित्य से मैथिली शरण गुप्त जी का हम साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग अपनी होगी जीवन परिचय। जीवन परिचय में बस उतना लिखना है कि भैया इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, पिताजी का या माताजी का नाम क्या था, शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक कब हुई और देहांत कब हो गया, बस इतना लिखना है, इससे ज्यादा मेंशन नहीं करना। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म है, यहाँ पे जीवन लिखा है तो जन्म, ठीक है। इनका भैया जन्म कहां पर हुआ? झांसी के चिर गांव में सन 1986। भैया 1986 नहीं होगा बच्चों, सन 1886, ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया है। सन 1886 ईस्वी में हुआ था, ठीक, याद रखना 1886 ईस्वी में। इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त हिंदी साहित्य के एक अच्छे कवि माने जाते थे। इन्हें अपने पिताजी से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई, यानी अपने पिताजी से ही इन्होंने कविता
सीखी। और गुप्त जी की जो शिक्षा दीक्षा थी वो घर पर ही संपन्न हुई थी। इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई, यानी काव्य के प्रति इनकी रुचि होने लगी। और सन 1964 ईस्वी में हिंदी का यह महान उपासक सरस्वती के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय इनका लिख देना है। ठीक है भैया, चलिए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार इसको हम। क्या हुआ भाई, देखिए इसको ये याद रखना 1800 है, नहीं तो भाई आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जन्म लिख लेंगे। ठीक, अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, चलिए अब उसके बाद हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में ध्यान देना, साहित्यिक परिचय ही सबसे प्रमुख होता है, फिर उसके बाद कृतियां। साहित्यिक परिचय अर्थात साहित्य के क्षेत्र में इनकी क्या भूमिका थी, इनका क्या योगदान था। लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी, यानी बचपन से भी बताया ना कि पिताजी को देख देख कर ही ये बचपन से कविता करने लगे थे। यह एक युग पुरुष के रूप में, यह एक क्या थे भैया, युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की, उसी के फलस्वरूप ये लोगों के प्रिय कवि बन गए। गुप्त जी क्या थे, राष्ट्र प्रेमी थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा है। इसी कारण से इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया है, यानी इनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। इनकी पहली जो पुस्तक थी बच्चों वो रंग में भंग थी। ठीक, जैसा नाम है वैसा काम भी हो गया था। इनकी जो पहली किताब थी रंग में भंग थी, जो ज्यादा चली नहीं, जो ज्यादा प्रचलित नहीं हुई। लेकिन इनकी जो अगली पुस्तक थी भारत भारती, मतलब इसी पुस्तक ने इन्हें क्या किया था, राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध कर दिया था। भारत भारती, ये जो रंग में भंग थी ये किताब नहीं चली थी, और जो भारत भारती इनकी किताब थी वो राष्ट्र कवि के रूप में इनको प्रसिद्ध कर दी। ठीक, इन्हें द्विवेदी युग का सबसे अत्यधिक लोकप्रिय कवि माना जाता है। ये समाज सुधार पर अत्यधिक बल देते थे। अब इनकी प्रमुख कृतियां हेडिंग बनाएंगे तो गुप्त जी की कृतियां दो तरह की हैं। पहला मौलिक रचनाएं, दूसरा अनुदित रचनाएं। तो मौलिक रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुष, सारी की सारी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो याद रखना आगे के जो आपके भाई 5-5 नंबर के मिलाकर 10 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं तो उन सब में ये रचनाएं याद रखना पूछता है। ठीक है, अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध था, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। ठीक है, तो ये इनकी अनुदित रचनाएं। अब हमने बताया ना कि भाई रचनाओं में अगर मान लेते हैं आपको नहीं याद है कि इनकी मौलिक रचना कौन है, अनुदित कौन है, डोंट वरी, केवल हेडिंग बनाइए प्रमुख कृतियां, नंबरिंग करके 4 से 5 रचनाएं आप याद कर लो बबुआ, उसके बाद वही रचना लिख दो फटाक से, हो गया काम और मिल गए आपको पूरे 5 नंबर। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लें थोड़ा। हो गया ना। तो इस तरीके से भैया हमने गद्य साहित्य और काव्य साहित्य के भाई साहित्यिक परिचय को देख लिया। अब हम कहानी के उद्देश्य को समझेंगे। ठीक है बच्चों, आपका देगा, देखिए उद्देश्य हमने ज्यादा इसलिए लिखा है, यहां पर पंचलाइट और आपका बहादुर लाटीन कहानी के उद्देश्य को समझेंगे। उद्देश्य ही इसलिए हम बता रहे हैं आपको क्योंकि उद्देश्य छोटा पड़ेगा। वहां बोर्ड एग्जाम में बोलता है कि भैया बोल देगा आपको कि अधिकतम शब्द सीमा, बोलेगा कि अधिकतम जो शब्द सीमा है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द बोलेगा कि आपको अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। अब भाई 80 शब्द में अगर आप कहानी का सारांश लिखने बैठ जाओगे ना, वो कभी नहीं हो सकता। कितना भी शॉर्ट करोगे, अगर पंचलाइट कहानी है 250 से 300 शब्द जाएंगे, चाहे बहादुर कहानी है वो भी जाएगा, लाठी है वो भी जाएगा।
तो कहानी के उद्देश्य को एक बार हम कहेंगे आप ज़्यादा वरीयता दीजिए, क्योंकि वहाँ कहानी का सारांश भी करके आएगा अथवा में उद्देश्य भी आएगा। तो उद्देश्य छोटा होगा, 80 शब्द में आप आराम से निपटा लोगे। तो भैया यहाँ पर हम पंचलाइट कहानी के उद्देश्य को सबसे पहले समझेंगे। अब देखिए पंचलाइट जो कहानी है बच्चों, वो क्या है, एक बिहार के एक परिवेश, एक ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है, जहाँ पे भोले भाले लोगों के बारे में क्या है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बयां किया है कि गांव के लोग किस तरह से भोले भाले होते हैं और वहां पर लोग भेदभाव किस तरह से भेदभाव के आधार पर टोलियों में बटे होते हैं, इन सब का ही चित्रण किया गया है। तो लिखेंगे बच्चों कैसे, ध्यान से समझना। लिखेंगे कि पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी, आंचलिक का मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र की कहानी, ठीक, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। गांव के लोग जाति के आधार पर, गांव के लोग क्या होते हैं भैया, जातियों के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बंट जाते हैं और ईर्षा द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है, ठीक, कि किस तरह से ग्रामीण परिवेश को सुधारा जा सकता है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है। इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता जो है वो बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है। कहने का मतलब आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि पंचलाइट कहानी में होता क्या है, तो पंचलाइट कहानी में राम नवमी के मेले से पंचलाइट लाई जाती है गांव में। गांव के लोग भोले भाले होते हैं, वो पंचलाइट जलाना जानते नहीं हैं, तो उसमें भैया ये बात आती है जलाएगा कौन, तो वहां पर उस गांव का ही एक लड़का होता है गोधन, जो क्या होता है कि मुनरी नाम की लड़की से प्यार करता है। तो लेकिन वो क्या है, गांव में भाई जो मुनरी लड़की है उसकी माँ गुलरी काकी होती हैं, उनकी शिकायत पर गांव के पंच ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था, गांव से बहिष्कार कर दिया था। किसका, तो जो गोधन होता है। तो लेकिन जब बात आती है कि जलाएगा कौन तो जलाने को लेकर जब उनका उपहास मजाक उड़ाने लगते हैं दूसरे टोली के बिरादरी के लोग, तब यहाँ पर भाई क्या होता है, उसको बुलाया जाता है, वो जला देता है। फिर कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, अब जाओ खूब गाओ गाना। तो ये सब होता है। तो वही चीज कह रहा है कि अगर आवश्यकता पड़ जाए, बोलते हैं ना भैया काम पड़ने पर गधे को भी क्या कहना पड़ता है, मालूम है ना। तो वही चीज यहाँ है। तो वही आवश्यकता अगर पड़ता है तो बड़ा पाप अगर किसी के द्वारा किया गया है, तो बड़ा से बड़ा अगर कोई कांड भी किया है तब भी उसको माफ कर देंगे। क्यों, क्योंकि भाई जरूरत है, अब बिना उसके होगा नहीं ये चीज। तो इस तरह से आप बड़े सुंदर तरीके से पंचलाइट कहानी का सारांश लिख लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो ये पंचलाइट हो गया। अब हम देखते हैं आप बहादुर कहानी का सारांश। अब बहादुर कहानी में क्या होता है, थोड़ी सी झलक समझ लीजिए। बहादुर कहानी में होता क्या है, तो इसमें होता है कि एक लड़का होता है, नेपाली लड़का, जिसका नाम बहादुर है। फिर वो भैया मतलब घर से बहुत ज्यादा प्रताड़ित होता है, घर वाले उसके मारते पीटते हैं, तो बहुत ज्यादा तंग आकर घर छोड़ के भाग आया है। इसमें जो लेखक होते हैं वो स्वयं को एक चरित्र क्या है अपना स्वयं प्ले करते हैं। तो उनकी पत्नी जो होती हैं वो घर में क्या है, एक दूसरों को देख करके एक नौकर रखना चाहती हैं, तो उसको नौकर रख लेती हैं। पहले तो बहुत लाड प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, बाद में भैया उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, फाइनली वो भाग भी जाता है उनके घर को छोड़कर। तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि इस कहानी में यही सब कुछ बताया, अमरकांत के द्वारा रचित है। इन्होंने बताया कि आधुनिक जो समाज है वो दिखावे में ज्यादा जी रहा है, शान शौकत की जिंदगी जी रहा है, एक झूठी शान की जिंदगी जी रहा है, बस दिखावे के लिए परेशान है, उसके पास कोई साधन नहीं है, फिर भी वो क्या है दिखावे में जी रहा है। जैसे होता है ना कि किसी के पास पैसे ना हो, भाई कमाई महीने का 10,000 हो और घर में पता चले भैया आप क्या है स्कॉर्पियो लाकर खड़ी कर दो, तो ऐसे में क्या होगा, तो वही घर में नहीं दाने अम्मा चली भुना दे,
ठीक है। तो भैया घर में दाने नहीं, अम्मा भुजाने चली गई। तो वो काम तो होता है, आज के टाइम पे लोग करते हैं। भाई पड़ोसी को अगर देख लिए, एक मिनट, पड़ोसी को देख लेते हैं भैया, इनके पास ये कहते हैं हम किसी से कम है क्या, हम भी लाएंगे, हम भी करेंगे। जबकि उनकी भाई स्थिति ऐसी नहीं है, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, वो काम करने लायक वो नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। ठीक समझ में आ गया कि इस कहानी में क्या है। हमने कहानी भी अच्छे से समझाया है, सारांश देख लेना आप जाकर, बाकी बाद में फिर करवा देंगे। तो यहां पर हम कहानी का उद्देश्य कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। बहादुर कहानी श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक एवं चरित्र प्रधान कहानी है। ठीक है, यह कहानी आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज के दिखावटी मानसिकता को प्रकट करती है। अर्थात यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्ग के समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्रण करती है। कहानीकार ने बताया है कि आधुनिक समाज जो है वो क्या करता है, झूठी शान शौकत में विश्वास करता है, वह बनावटी जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी स्थिति का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। उन्होंने कहानी में भेदभाव मिटाने को प्रोत्साहन दिया है और कहानीकार ने इस कहानी के द्वारा यह संदेश भाई दिया है, या यह संदेश देना चाहते हैं कि सहानुभूति के द्वारा ही भेदभाव रूपी खाई को अर्थात गड्ढे को पाटा जा सकता है, मतलब भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस कहानी का क्या होता है, उद्देश्य। तो आप इस तरीके से बड़े सुंदर ढंग से बच्चों उद्देश्य लिख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, आपको मिलेंगे पूरे 5 नंबर, क्योंकि ये टॉपिक भी भैया कितने नंबर का होता है, तो 5 नंबर का होता है। ठीक है ना, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब देखते हैं भैया मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र लिखना है। किस तरीके से लिखा जाता है, चलिए देखते हैं। भाई टॉपिक आपका यहाँ पे थोड़ा ये भाई ढक रहा है, कोई दिक्कत ना है। क्या टॉपिक, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका भाई पत्र है, याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। अगर 7 सेट बनते हैं तो मान के चलो 4 से 5 सेट में कुंडली मारकर बैठ जाता है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। भैया टॉपिक है आपका कि मोहल्ले की सफाई करना है और आपको नगर पालिका या फिर स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। लिखेंगे कैसे, क्या तरीका रहने वाला है, लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। देखिए बच्चों, जब भी ये जैसे सेवा में लिखेंगे भैया, इसके जस्ट नीचे कुछ नहीं लिखना, लाइन छोड़कर इधर से जैसे यहाँ। फिर उसके बाद विषय लिखेंगे। आपका विषय क्या है, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। तो मोहल्ले की सफाई करना है तो इससे संबंध में पत्र लिखेंगे, ये विषय है। फिर उसके बाद लिखेंगे महोदय जी। अब महोदय जी लिखने के बाद भैया इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखना बच्चों, हम बार बार इस चीज को बोलते हैं बबुआ, क्योंकि 6 नंबर का टॉपिक है और आपको पूरे के पूरे नंबर लाना है, 1 नंबर कम नहीं आपको चाहिए। ठीक है, याद रखना, पूरे नंबर आपको चाहिए। तो यहां इसके जस्ट नीचे से नहीं, जहां कॉमा लगाएंगे फिर इधर से शुरू कर देते हैं। लिखेंगे कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। नहीं, बड़े सरल शब्दों में लिखेंगे, यहां फुल स्टॉप होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है और सड़कों नदियों की सफाई, यहां नालियों होगा भैया, सड़कों हो गया और नालियों होगा, सड़कों और नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद, यानी आंखों में नींदें न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। तो यहां पर भैया दिन का जो चैन है और रात की नींद भी हराम हो गई है। ठीक है भैया, फिर आगे लिखेंगे चारों तरफ
सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लिखना भूल गए हैं, जगह जगह है, ठीक। अगर ऐसा ही चला रहा, मतलब चलता रहा, तो पूरा मोहल्ला जल्द ही महामारी के चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे विनती है कि भैया जल्द से जल्द सफाई की उचित मतलब उचित व्यवस्था करवाई जाए, है ना। फ्लो में खांसी भी आने लगती है, तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे यहाँ भैया दिनांक लिख देंगे आप, यहाँ तारीख वगैरह कुछ, यहाँ भौदी का खा गा करके लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। इस तरीके से भैया आपको क्या है, ये पत्र लिख देना है, ठीक है। जहां जहां पे ये फुल स्टॉप थोड़ा भूल गए हैं, ये रहा, उसके बाद यहां तो है नहीं, यहां रहा, ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको क्या है, पूरा स्वास्थ्य अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए भैया आपका अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है निबंध। अब भाई निबंध वाला जो टॉपिक होगा ना, पूरे के पूरे कितने नंबर का, तो भैया पूरे 9 नंबर। कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पे, पूरे 9। तो याद रखना, तो भैया कितने नंबर रखे गए हैं इस टॉपिक के, तो पूरे 9 नंबर। तो बेरोजगारी पर निबंध आपको हम भाई इसके पहले भ्रष्टाचार पे बताए हैं, उसके पहले किसान त्रासदी अर्थात किसान, भारतीय किसान की समस्या और समाधान पे भी बता चुके हैं, ठीक है। तो बेरोजगारी में भाई निबंध कैसे लिखना है, बड़े सिंपल तरीके से रूपरेखा आपको हेडिंग बनाना है। आपको रूपरेखा में वो चीजें मेंशन करनी है जो चीज आप इस निबंध में लिखने वाले हैं अंदर। तो भैया हम लिखेंगे प्रस्तावना, फिर उसका बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का कारण, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय और उपसंहार। ये इतना चीज हम इस निबंध के अंदर लिखने वाले हैं। तो रूपरेखा में बच्चों इस तरह से आपको लिखना होता है, और ये बहुत सुंदर लगता है देखने में भी, और आपको पूरे नंबर भी मिलते हैं। चलिए अब हम आ जाएंगे भैया, तो आप हेडिंग बनाएंगे कि बेरोजगारी कारण और निवारण, ये आपका टॉपिक है। तो भैया प्रस्तावना अपनी हेडिंग होगी। प्रस्तावना में लिखा क्या जाता है, तो प्रस्तावना में तो बेरोजगारी के बारे में थोड़ा मेन टॉपिक लिखते हैं, 1-2 लाइन। तो बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए एक अभिशाप है, या लिख देंगे एक जहर है, ठीक है। इसमें ना केवल व्यक्तियों पर बल्कि पूरे समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे एक और निर्धनता यानी गरीबी आती है, भूखमरी फैलती है और मानसिक अशांति फैलती है। तो दूसरी तरफ युवाओं में आक्रोश मतलब क्रोध और अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है भाई। ज्यादा बेरोजगारी होगी, लोग भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, सारी चीजें हैं, ठीक। तो ये प्रस्तावना में। अब फिर अपनी हेडिंग होगी कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है। देखिए बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है कि जब कोई पढ़ा लिखा योग्य व शिक्षित व्यक्ति, भाई डिग्री है उसके पास, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई काम ना मिले, तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी स्थिति को ही कहा जाता है बेरोजगारी, और उस व्यक्ति को कहेंगे बेरोजगार। तो लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति योग्य व शिक्षित होता है लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो इस स्थिति को ही बेरोजगारी कहते हैं, तथा उस व्यक्ति को क्या कहेंगे भैया, बेरोजगार कहेंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रस्तावना और बेरोजगारी का अर्थ। तो आसान टॉपिक है, मिलेगा, टपकेगा 100% किसी ना किसी पेपर सेट में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब बेरोजगारी के भैया कारण हम लिखेंगे। देखिए ये सारी चीजें आप बना बनाकर भी अपने से लिख सकते हैं बच्चों। तो बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है, पहला और सबसे बड़ा कारण जनसंख्या में वृद्धि। तो आप लिखेंगे कि भैया दिन प्रतिदिन हम यूं कह लें कि भैया अब क्या है, जनसंख्या अगर बात करें तो ये जनसंख्या जो वृद्धि है आज के टाइम पे बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है।
क्योंकि इतना अत्यधिक यानी इतनी तीव्र गति से जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो रहे हैं, लेकिन रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। भाई कोई फॉर्म पड़ रहा है 10,000 फॉर्म, उसमें मतलब कोई जैसे वैकेंसी 10,000 निकल रही, फॉर्म पड़ रहे हैं 10 लाख, कैसे काम होगा? तो वही चीज है कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। विगत कुछ वर्षों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, इससे देश की जो जनसंख्या है उसमें तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जबकि व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था कम हो रही है। भाई देखा जाए तो हम जल्द ही 150 करोड़ होने वाले हैं, है ना? तो खुशियां मनाओ, नगाड़े बजाओ भाई, अब तो भारत आगे जा ही रहा है, चाहे जिस मायने में जा रहा है, क्योंकि यहां पर वो काम नहीं है कि हम दो हमारे दो। इंडिया में ये चलता है कि हम दो हमारे होने दो, याद रखना, ठीक है? तो ये भाई जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है बच्चों, मतलब बेरोजगारी का, ठीक है? दूसरा चीज, कुटीर उद्योग में गिरावट। देखिए बच्चों, पहले बहुत ज्यादा कुटीर उद्योग थे, पहले जैसे कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, कृषि संबंधित में और साथ ही और छोटे मोटे, ठीक? क्योंकि जब से आधुनिक तकनीकी आई, मशीनरी सिस्टम आया, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी आई, तो कुटीर उद्योग के जो साधन है वो खत्म होते चले गए। क्योंकि भाई कोई मशीन आ गई है, 100 आदमी का काम 2-4-10 मशीनें कर दे रही, 10 आदमी का काम एक मशीन अकेले कर रही है। तो इससे क्या, कुटीर उद्योग का स्तर गिर रहा है, ठीक है? मशीनरी और ये तकनीकी एडवांस लेवल के होने से तो कुटीर उद्योग में दिन प्रतिदिन काफी गिरावट हो रही है, जिसके कारण कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं। वही चीज भाई, कारीगर हैं लेकिन उनको काम नहीं है, तो कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं और इससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि भैया अब मशीनें आएगी तो वही चीज 10 आदमी 20 आदमी का काम एक अकेले मशीन कर रही, तो भैया उसको 1-2 ही आदमी को रोजगार मिलेगा, बाकी काम पूरा मशीन कर दे रही है। तो बाकी 10-15 आदमी बच गए ना, उनका क्या होगा? वो तो रह गए एकदम बेकार आदमी, ठीक? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला कारण क्या है बेरोजगारी का? मौसमी व्यवस्था। अब देखिए भैया, मौसमी व्यवस्था कैसे होगा? अगर हम बात करें भारत, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ की लगभग 70 से 80% जनसंख्या खेती पर ही निर्भर है। भले उनको कोई अन्य रोजगार नहीं है, लेकिन खेती ही उनके लिए एक बहुत बड़ा रोजगार है। लेकिन फिर भी मौसमी व्यवस्था होने के कारण, यानी खेती जो है सीजनल होती है। आप साल के भैया 12 मास यानी 12 महीने तो आप उस तरह से खेती नहीं कर सकते। कोई फसल आप लगाते हो तो एक बार लगाए बैठ गए, तो 2 से 3 महीना फसल तैयार होने में लग रहा है, 3-4 महीना, तो 3-4 महीने तो आप बेरोजगार बैठे हो। फिर उसके बाद आप भाई उसको बेचते हो, कुछ भी करते हो, कुछ पैसा, अगली फसल लगाओ तो अगले 2 से 3 महीने आपको इंतजार करना होगा। तो इससे क्या होगा भाई, बीच में गैप हो रहा है, तो आप क्या है, महज पूरे साल भर में 1-2 बार ही, मतलब साल भर में 2 से 3 फसल कर रहे हो, तो भाई 2 से 3 महीने ही कमाई है, बाकी तो खत्म रोजगार के साधन। वही चीज है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां पर अधिकांश जो आबादी है भैया वो खेती पर ही निर्भर है, लेकिन जो कृषि व्यवस्था है वो मौसमी होने के कारण या केवल एक निश्चित समय के लिए ही काम का अवसर या रोजगार का अवसर प्रदान करती है, इसलिए बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। अभी हमने बताया ना कि भैया एक लिमिट में ही आपको टाइम मिलता है, आपको उतने टाइम में ही कमाई का जरिया मिलता है, ठीक? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। अब आ जाएंगे भैया बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। भाई जड़ से तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। उसके लिए कुछ आपके भाई उपाय करने होंगे। पहला, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, क्योंकि अगर जनसंख्या वृद्धि पर अगर हर कोई व्यक्ति इस चीज को फॉलो करे कि हम दो हमारे दो, तो होगा। हम दो हमारे होने दो, इसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे गांव देहात के लोग, उनकी मानसिकता बड़ी पुरानी वाली होती है। वो सोचते हैं जितने बच्चे होंगे उतना पैसा कमाएंगे, जितने होंगे उतना ज्यादा हम अत्यधिक बलशाली होंगे, कहीं पर भी हमला बोल देंगे, है ना? लेकिन ये गलत धारणा है, ठीक है? तो यहां पर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, तो जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, आपको बताया गया। इसलिए बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लाना या लगाना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है? यहां अति आवश्यक है लिखेंगे, लगाना अति आवश्यक है।
दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार। अगर वही चीज ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट होंगे, शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, भले उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी वो भूखे नहीं मरेंगे, कहीं पर भी रहेंगे, अपना काम धंधा का जरिया ढूंढ ही लेंगे। तो शिक्षित व्यक्ति जो होगा आय और व्यय के बारे में सोचता है। ठीक, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कितना भाई हम कमा रहे हैं, कितना खर्चा करेंगे, कितना भविष्य में हमें सेविंग के लिए क्या है रखना है, तो सब चीज सोचते हैं। बाकी जो बेवड़े लोग होते हैं, जो गांव के अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, दिन में काम करेंगे, शाम को पौआ मारकर सो जाएंगे, ज्यादातर लोग यही करते हैं, तो वो नहीं सोचते हैं, बस उनका है कि खाओ कमाओ मजे में एकदम जियो, बस और कुछ नहीं। तो शिक्षित व्यक्ति आय और व्यय के बारे में सोचता है और इससे भली भांति क्या होता है भैया, परिचित होता है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर बेरोजगारी की समस्या से भी बचा जा सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए इतना भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला है, देखिए अगला है बच्चों आपका तीसरा है कि राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना। राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना। देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों को बढ़ावा देना होगा, जैसे सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, वृक्षारोपण आदि। इससे बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। भाई ज्यादा से ज्यादा काम होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। अब उसके बाद भैया आपको हेडिंग बना लेनी है उपसंहार। ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा भी खींचने से नहीं मतलब, इतना बहुत हो जाएगा। तो उपसंहार में क्या लिखेंगे? उपसंहार में पूरे निबंध का निचोड़ लिखा जाता है। तो देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से है। हालांकि सरकार ने रोजगार के कई अवसर मतलब जो कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन पूरी तरह हर युवकों तक यह नहीं पहुंच सका है। भाई हर आदमी तक ये नहीं पहुंच सकता। बेरोजगारी से बचने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा, यानी सब लोगों को साथ आकर काम करना होगा, तभी बेरोजगारी एक सीमा तक दूर की जा सकती है। मतलब एक लिमिट तक भैया बेरोजगारी दूर हो सकती है, जड़ से तो नहीं हटा सकते लेकिन एक लिमिट तक दूर हो सकती है। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज के ये सारे के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये सब एकदम सॉलिड वाले नंबर हैं बच्चों, एकदम ठोस वाले। इसलिए रसगुल्लों इन टॉपिक को तो हर हाल में तैयार कर ही लेना। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।